नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी करंट अफेयर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको भूगोल के विषय के प्रथम वीडियो से इस चैनल की शुरुआत करने जा रहा हूं, जो आपको पर डे पर भूगोल के वीडियो लगातार अपलोड करके आपकी भूगोल पर अच्छी कमांड करने की कोशिश करूंगा और भूगोल से कोई भी प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। तो इस चैनल के साथ आप बने रहिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, भूगोल के सारे टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, इसलिए आप बेझिझक होकर देखते रहिए और समझते रहिए। आपकी सफलता ही मेरी कुंजी है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और आपको करंट अफेयर्स और राजनीतिक विकास से रिलेटेड वीडियो भी धीरे धीरे अपलोड करूंगा। ये चैनल आपको यूपीएससी की तैयारी में अहम भूमिका निभाएगा और अदर पीसीएस एग्जाम में आपकी सहायता करें। तो चलिए दोस्तों, आज भौतिक भूगोल विषय से के प्रथम चैप्टर स्थल मंडल के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या है स्थल मंडल, इसके बारे में क्या क्या जानकारी आवश्यक है जो आपको यूपीएससी के लिए आवश्यक है और अदर पीसीएस एग्जाम के लिए भी। स्थल मंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। स्थल मतलब जहाँ जमीन, आप जानते होंगे स्थल क्या होता है। वैसे भूमि, भूमि ही स्थल मंडल। स्थल मंडल में अनेक प्रकार के पर्वत, चट्टानें, पठार आदि स्थल मंडल के पर नदियाँ पाई जाती हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना इसके बाह्य संरचना की तरह ही बहुत जटिल है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना ही बाह्य संरचना की तरह बहुत जटिल है। पृथ्वी की बाह्य स्थलाकृति उसकी आंतरिक संरचना से घनिष्ठ संबंध रखती है। यद्यपि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन मुख्य गर्भशास्त्र का विषय है, परंतु स्थलीय स्थलाकृति के विश्लेषण के लिए भूगोल में इसके अध्ययन की आवश्यकता होती है। चूँकि आंतरिक भाग मानव के लिए दृश्य नहीं है, अतः इसके संबंध में जानकारी समुद्र अप्रत्यक्ष साधनों से ही हो सकी है। इन साधनों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में मानव नहीं पहुंच सकता है, और ये इसके बारे में जानकारी आपको अप्रत्यक्ष साधनों से मिली। क्या है अप्रत्यक्ष साधन, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5, जबकि भूपट्टी का घनत्व लगभग 3 है। पृथ्वी का औसत घनत्व मतलब पूरी पृथ्वी का घनत्व 5.5 है, जबकि भूपट्टी का घनत्व मतलब भूपट्टी सतह का घनत्व, भूपट्टी का घनत्व 3 है। इससे स्पष्ट होता है कि आंतरिक भागों में घनत्व अधिक होगा। घनत्व संबंधी विभिन्न प्रमाण से ये पता चलता है कि पृथ्वी के करोड़ का घनत्व सर्वाधिक है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के करोड़ का घनत्व सबसे अधिक है। प्राकृतिक संसाधन का सबसे पहला टॉपिक घनत्व, फिर दबाव। करोड़ के अधिक घनत्व के संबंध में चट्टानों के भार वे दबाव का संदर्भ लिया जा सकता है। दबाव बढ़ने पे से यद्यपि घनत्व बढ़ता है, क्योंकि दबाव के प्रभाव से पदार्थ के अणु एक दूसरे के अधिक क्या आते हैं? निकट। किंतु प्रत्येक चट्टान की संपीड़ित होने की क्षमता अपनी एक सीमा होती है। इससे अधिक दबाव डालने पर इसके घनत्व में परिवर्तन नहीं हो सकता। अर्थात पृथ्वी का आंतरिक भाग अधिक घनत्व वाले भारी धातुओं से बना है। तापक्रम, सामान्य रूप से प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 32 मीटर की गहराई, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होगी, परंतु बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर में भी क्या होती है? गिरावट। प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 12 सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। प्रथम 100 किलोमीटर पे गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 12 सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। उसके बाद के 300 किलोमीटर की गहराई में प्रत्येक किलोमीटर पर 2 सेंटीग्रेड की एवं उसके पश्चात प्रत्येक किलोमीटर की गहराई पर 1 सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। जैसे जैसे और फिर धीरे धीरे उसके बाद 2 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर प्रत्येक किलोमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होगी।
विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का प्रभाव बाहर की ओर होता रहता है, जो तापीय संवहन तरंगों के रूप में होता है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आगमन से ये और भी स्पष्ट हो जाएगा। इसके बारे में आपको जानकारी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से मिल जाएगी। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के साक्ष्य है। ग्रहाणु परिकल्पना, जहाँ पृथ्वी के अंतरम क्रोड को ठोस मानती है, पृथ्वी के अंतरम क्रोड को ठोस मानती है, वहीं ज्वारीय परिकल्पना व्यवहारीय निहारिका परिकल्पना में पृथ्वी के अंतरम को तरल माना जाता है। क्या माना जाता है? मतलब ग्रहाणु परिकल्पना में पृथ्वी के अंतरम क्रोड को ठोस माना जाता है, वही ज्वारीय वायवीय निहारिकीय परिकल्पना में पृथ्वी के अंतरम को तरल माना जाता है। इस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में दो ही संभावना बनती है। इस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग में दो ही संभावना, या तो वे ठोस हो सकता है या तरल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, या तो पृथ्वी के अंदर आंतरिक सतह या तो तरल हो सकती है या ठोस हो सकता है। इसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक साधन, वो एक प्राकृतिक साधन पढ़े थे हमने। अब प्राकृतिक साधन है ज्वालामुखी क्रिया। क्या होती है ज्वालामुखी? आप तो जानते होंगे। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला तत्व वे तरल मेघना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की गहराई में कहीं न कहीं ऐसे परत अवश्य हैं जो तरल या अर्ध तरल अवस्था में हैं। यदि ज्वालामुखी के उद्गार से भी पृथ्वी के आंतरिक बनावट के संबंध में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ज्वालामुखी क्रिया से भी निश्चित जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि या तो तरल है या मेघना के आधार पे ये स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की गहराई में कहीं ना कहीं ऐसी परतें हैं जो तरल या अर्धतरल अवस्था में हैं। यदि भी ज्वालामुखी उद्गार से भी पृथ्वी की आंतरिक बनावट के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती है। जानकारी मिलती है लेकिन निश्चित नहीं मिलती है। भूकंप विज्ञान के साक्षी है। भूकंपीय लहरों की गति में भिन्नता के आधार पर, जब भी भूकंप आता है उसकी लहरों की गति में भिन्नता के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास किया गया है। इसमें भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है। इसमें भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र है। भूकंप को नापने का यंत्र सिस्मोग्राफ। पूछ सकते हैं परीक्षा में, सिस्मोग्राफ क्या है? सिस्मोग्राफ है भूकंपीय लहरों को मापने का यंत्र। ये ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है और उसके बारे में स्पष्ट अनुमान लगा पाना संभव हुआ है। जी हाँ दोस्तों, भूकंप के बारे में, पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग के बारे में अनुमान लगाना संभव हुआ है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना। अब पता करते हैं आंतरिक भाग की संरचना कैसी है। अभी तक हमने पढ़ा आंतरिक भाग को किन साधनों से के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब आंतरिक भाग की संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? भूपट्टी, क्रस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट, और मेटल, दूसरा मेटल और तीसरा क्रोड। अब देखो, आंतरिक भाग में भूपट्टी भी पाई जाती है, मेटल भी पाया जाता है, क्रोड भी पाया जाता है। कहाँ मेटल, कहाँ क्रोड, इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। भूपट्टी IUGG, इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, इसका पूरा नाम है। ने इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर मानी है। हाँ जी हाँ दोस्तों, सतह की मोटाई 30 किलोमीटर मानी। यद्यपि अन्य स्रोतों के अनुसार क्रस्ट की मोटाई 100 किलोमीटर बताई गई है। अन्य क्रस्ट की मोटाई कितनी बताई गई है? 100 किलोमीटर। IUGG के अनुसार क्रस्ट के ऊपरी भाग में पी लहर की गति 6.1
किलोमीटर प्रति सेकंड व निचले भाग में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पी तरंगे भूकंपीय तरंगों से संबंधित है, इसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। ऊपरी क्रस्ट का औसत घनत्व 2.8 व निचली क्रस्ट का 3 है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं सतह पे घनत्व तो बढ़ेगा ही। घनत्व में ये अंतर दबाव के कारण माना जाता है। दबाव जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो दबाव बढ़ेगा, जिसके कारण घनत्व में वृद्धि हो रही है। क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। क्रस्ट मतलब भूपट्टी का निर्माण में सिलिका, जिसे हम साधारण भाषा में रेत, और एल्यूमिनियम भी धातु है जिससे बना हुआ है, अतः इसे SiAl सिलिका प्लस एल्यूमिनियम परत भी कहा जाता है। मेटल भूपट्टी के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि होती है और ये बढ़कर 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो जाती है। इससे निचले क्रस्ट व ऊपरी मेटल निचले क्रस्ट और ऊपरी मेटल के मध्य एक संबंध भी निर्माण होता है, जो चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन कर दर्शाता है। इस संबद्धता की खोज 1909 में रूसी वैज्ञानिक मोहोरोविकी ने की, अतः इस मोहो असंबद्धता भी कहा जाता है। मोहो असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेटल का विस्तार है। इसका आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% द्रव्यमान लगभग 68% है। मेटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, अतः इसे SiMa परत भी कहा जाता है। मेटल को IUGG भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर पुनः 3 भागों में बांटा जाता है। मोह असंबद्धता से 200 से किलोमीटर से 700 किलोमीटर और 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। ऊपरी मेटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ती है एवं 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस भाग को निम्न गति का मंडल भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मेटल में निचली भूपट्टी मतलब क्रस्ट, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेटल के बीच लहरों की गति में भिन्नताएं होती है, जिससे असंबद्धता निर्माण होती है। इस असंबद्धता के नियम को मोह असंबद्धता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और मेटल में लहरों की गति के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहले मोह असंबद्धता से 200 किलोमीटर, फिर 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर, फिर 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर, 3 प्रकार ही है। अब हम क्रोड के बारे में चर्चा करेंगे। निचले मेटल के आधार पर तरंगों की गति में अचानक परिवर्तन आता है और ये बढ़कर 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। ये चट्टानों के घनत्व में एकाएक परिवर्तन को दर्शाता है। हाँ जी हाँ दोस्तों, जैसे ही हम मेटल से क्रोड में परिवर्तन करेंगे तो लहरों की स्पीड 13.6 किलोमीटर बढ़ जाएगी, प्रति सेकंड हो जाती, 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती, जो मेटल और क्रस्ट से भी अधिक है। ये चट्टानों के घनत्व में एकाएक परिवर्तन दर्शाता है। जैसे ही हम इससे क्या मालूम होता है कि चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि जैसे ही हम जिससे एक प्रकार की असंबद्धता उत्पन्न, इसे गुटनबर्ग-विसोट असंबद्धता कहते हैं। मेटल वाली असंबद्धता को मोह असंबद्धता और इसे गुटनबर्ग-विसोट असंबद्धता भी कहते हैं। गुटनबर्ग असंबद्धता से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को क्रोड कहा जाता है। इसे भी 2 भागों में बांटकर देखते हैं। 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर पहले, और दूसरा है 5150 से 6371 किलोमीटर। इनमें क्रमशः बाह्य अंतरम व आंतरिक अंतरम क्रोड कहते हैं। आई समझ आपको? 2900 से 5150 किलोमीटर वाले को बाह्य
बाह्य और आंतरिक करोड़ को कहते हैं 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर। करोड़ में सबसे ऊपरी भाग में 10 घनत्व 10 होता है, जो अंदर जाने पे बढ़ता जाता है, 12 से वह 13 हो जाता है। सबसे आंतरिक भाग में 13.6 हो जाता है। इस प्रकार करोड़ का घनत्व मेटल के घनत्व से दुगने से भी अधिक होता है। बाह्य अंतरम से तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती। आंतरिक अंतरम में जहाँ घनत्व सर्वाधिक के तुलनात्मक दृष्टि से अधिक तरल होने के कारण तरंगों की गति 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड रह जाती है। यद्यपि अत्यधिक तापमान के कारण करोड़ की पिघली हुई अवस्था में रहना चाहिए, किंतु अत्यधिक दबाव के कारण ये अर्ध तरल या प्लास्टिक अवस्था में रहता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जैसे ही घनत्व होने के कारण अत्यधिक तापमान होने के कारण ये पिघली अवस्था में होना चाहिए, लेकिन ये पिघली अवस्था में नहीं होकर अर्ध तरल अवस्था में होता है। इसका कारण ये कि इस पे दबाव प्रेशर भी इतना पड़ता है, जिसके कारण ये अर्ध तरल या प्लास्टिक अवस्था में हो जाता है। करोड़ का आयतन पूरी पृथ्वी का मात्र 16% है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का आयतन का करोड़ मात्र 16% है, परंतु इसका द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 32% है। मतलब मात्र पृथ्वी का आयतन से 16%, लेकिन इसका द्रव्यमान के मामले में पूरी पृथ्वी में 32%। करोड़ के आंतरिक भागों में यदि भी सिलिका की कुछ मात्रा रहती है, परंतु इसका निर्माण मुख्य रूप से निकल और लोहा से हुआ है, अतः इसे क्षत्रम परत भी कहते हैं। देखो, करोड़ निकल और लोहे से बनी है और मेटल बना है सिलिका और मैग्नीशियम से, और भूपट्टी बनी है सिलिका और एल्यूमिनियम से। ये दोस्तों, ये ध्यान रखना तीनों बातें। आज के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।